हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स में लाइट के टॉपिक लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने पहले भी पिछले वीडियो में देखा है, हमने मिरर और प्रिज्म तथा अपवर्तन के बारे में डिस्कस किया है। आज हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेंस क्या है? देखिए, लेंस है जो दो गोलीय पृष्ठ हों अथवा एक गोलीय हो और एक समतल। दो गोलीय अथवा एक समतल और एक गोलीय पृष्ठ से घिरे समांग और पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। तो या तो इसमें लेंस में दो गोलीय पृष्ठ होने चाहिए, दो गोलीय पृष्ठ, अथवा एक गोलीय तथा एक समतल। अर्थात लेंस होने के लिए का एक पृष्ठ का गोलीय होना आवश्यक है। दोनों पृष्ठ यदि समतल हो गए तो वह लेंस नहीं होगा। तो या तो दोनों गोलीय हों या एक गोलीय एक समतल। गोलीय इस तरह भी हो सकता है, दोनों गोलीय, या फिर ये भी दोनों गोलीय एक समतल एक गोलीय। इस तरह से लेंस बन सकते हैं। यहां पर जो पृष्ठ उभरा होगा, यहां पर दो पृष्ठ हैं लेंस में, तो जो पृष्ठ उभरा होगा, उभरे हुए पृष्ठ को हम उत्तल कहेंगे, कॉन्वेक्स। और दबे हुए पृष्ठ को, जैसे ये पृष्ठ दबा हुआ है, दबे हुए पृष्ठ को अवतल। तो यदि हम इस वाले पृष्ठ को देखें तो ये भी उभरा हुआ है, ये भी उत्तल, ये वाला पृष्ठ भी उभरा हुआ है, ये भी उत्तल। इस लेंस के दोनों पृष्ठ उभरे हुए हैं, इसे कहेंगे हम द्विउत्तल, द्विउत्तल, द्विउत्तल लेंस। और जनरली इसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस का अर्थ है कि दोनों पृष्ठ उत्तल हैं। यहां पर ये दबा हुआ है, ये भी पृष्ठ दबा हुआ है, तो जो पृष्ठ दबा हुआ है इसे अवतल कहा जाएगा। ये भी अवतल, ये भी अवतल, तो इसके दोनों पृष्ठ अवतल, इसे कहेंगे हम द्विअवतल लेंस। और जब द्विअवतल लेंस है तो इसीलिए इसे हम कहेंगे जनरली अवतल लेंस। अवतल का मतलब दोनों पृष्ठ इसके अवतल हैं, अवतल लेंस। इस लेंस की बात करें, इसमें एक समतल है, एक उभरा हुआ है, उठा हुआ है, तो ये उत्तल हो गया। समतल उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस। ये पृष्ठ दबा है, ये अवतल, और ये उभरा हुआ है उत्तल, अवतल उत्तल लेंस। पहले ये समतल है, ये अवतल है, ये हो गया समतल अवतल लेंस, समतल अवतल। इस तरह लेंस की आकृति को देखकर हम उसका नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम जनरली दो लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, वो होंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस बीच में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं, बीच में मोटे, किनारों पर पतले होंगे। जबकि अवतल लेंस, अवतल लेंस, ये अवतल लेंस है, ये बीच में पतले, बीच में पतले और किनारों पर मोटे होंगे, इन्हें अवतल लेंस कहेंगे। उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और कॉनकेव को, सॉरी, अवतल को कॉनकेव लेंस। अब हम उत्तल और अवतल लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये किस प्रकार कार्य करते हैं, इनसे प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, प्रतिबिंब बनने की कितनी स्थितियां होती हैं, इनसे जो प्रतिबिंब बनते हैं वास्तविक होते हैं, आभासी होते हैं, इनके लिए फॉर्मूले क्या होते हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, जैसा पिछले वीडियो में हमने कहा था, प्रिज्म वाला जो वीडियो था हमारा, तो उस प्रिज्म वाले में आपको मालूम है कि हम
प्रिज्म पर किसी भी तरह डालें, निर्गत प्रकाश सदैव चौड़े आधार की ओर झुकता है। इसी प्रकार यदि आप अवतल लेंस को देखें और यदि हम इसको अलग अलग छोटे छोटे भागों से मिला हुआ माने, तो इसका हर भाग एक प्रिज्म की तरह कार्य कर रहा है। यह भी एक प्रिज्म है, यह भी एक प्रिज्म की तरह, यदि हम इसके और छोटे पीस कर लें तो ये भी एक प्रिज्म की तरह काम करेंगे। इसी प्रकार अवतल लेंस यदि लिया जाए तो यदि हम अवतल लेंस को लें तो इसका भी प्रत्येक भाग, जितने भी आप भाग करेंगे, हर भाग एक प्रिज्म की तरह कार्य करेगा। यदि इस पर प्रकाश डाला जाए उत्तल लेंस पर, तो आपको मालूम है प्रिज्म पर प्रकाश सदैव चौड़े आधार की ओर झुकेगा। तो यहां पर चौड़ा आधार इसमें नीचे की ओर है, ये नीचे की ओर, यहां भी नीचे की ओर, ये प्रकाश किरण ऊपर की ओर और ये भी ऊपर की ओर। ये उत्तल लेंस किरणों को पास पास करता है, यानी मुख्य अक्ष की ओर सिकोड़ने का काम करता है। अब बोले जो किरणें पास पास आती हैं उन्हें हम कन्वर्जिंग रे कहते हैं। इसीलिए उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस यदि अवतल लेंस में यदि प्रकाश डाला जाए, अब इस अवतल लेंस में इसका आधार, चौड़ा आधार ऊपर की ओर है तो ये ऊपर की ओर फैलाएगा, ये भी ऊपर की ओर, इसका नीचे की ओर। यानी अवतल लेंस अपने ऊपर आपतित होने वाली किरणों को निकलने के पश्चात फैलाता है, और जो किरणें दूर दूर होती हैं उन्हें हम अपसारी किरणें, डाइवर्जिंग रे कहते हैं। इसीलिए अवतल लेंस को डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, अपसारी लेंस कहा जाता है। अब यदि आप यहां पर गौर करें तो लेंस और दर्पण में, यदि पहले भी हमने बताया आपको कि अभिसारी की यदि बात की जाए, अभिसारी, तो दर्पण की यदि हम बात करें तो अवतल दर्पण किरणों को सिकोड़ता है। तो अभिसारी हुआ अवतल दर्पण, लेकिन लेंस में उत्तल लेंस किरणों को सिकोड़ता है, इसीलिए अभिसारी लेंस हुआ उत्तल लेंस। यानी कौन सा दर्पण अभिसारी होता है? अवतल। और कौन सा लेंस अभिसारी होता है? तो उत्तल। इसी प्रकार यदि अपसारी की बात की जाए, उत्तल दर्पण किरणों को फैलाता है, इसीलिए अपसारी दर्पण होता है उत्तल दर्पण। लेकिन लेंस में यहां देखिए अवतल लेंस किरणों को फैला रहा है, तो अब अपसारी होता है अवतल लेंस। यदि हम कहें क्वेश्चन में दिया हो कि अभिसारी लेंस, तो अभिसारी लेंस का हम मतलब समझिए उत्तल लेंस, लेकिन लिखा हो अभिसारी दर्पण, तो अभिसारी दर्पण हुआ अवतल दर्पण। अब देखिए आप कि उत्तल लेंस में प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, प्रकाश केंद्र क्या होते हैं? जैसे हम मालूम है कि उत्तल लेंस मुख्य अक्ष, इस मुख्य अक्ष पर ऐसा बिंदु लिया जाए जिससे चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात, अर्थात लेंस से निकलने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। जैसा आपको मालूम है कि उत्तल लेंस किरणों को सिकोड़ता है, तो यहाँ ये जब किरण इस तरह आएगी तो ये उत्तल लेंस से मुख्य अक्ष की ओर थोड़ा सिकोड़ेगा, और हम इतनी दूरी पर वस्तु को रखें कि सिकोड़ने के बाद मुख्य अक्ष की ओर ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। तो यह बिंदु
लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। अर्थात प्रथम फोकस की डेफिनेशन है कि लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसे लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो ये प्रथम फोकस है, प्रथम फोकस, फर्स्ट फोकस। इसी प्रकार अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में भी हमें मुख्य अक्ष पर वह बिंदु चाहिए कि जहां से चलने वाली किरण अथवा जिसकी ओर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। अब देखिए यहां पर हम यहां पर तो इधर की ओर कोई बिंदु नहीं ले सकते। यदि आपने यहां पर कोई बिंदु ली, किरण आएगी, ये तो और फैला देगा। हम किरण लेंगे इस तरह से, और जब इस तरह से जब किरण ली जाएगी ऊपर की ओर से, तो जब किरण अवतल लेंस से निकलेगी तो अवतल लेंस किरणों को फैलाएगा, और हम इस तरह से किरण को डालेंगे कि फैलाने के बाद मुख्य अक्ष से दूर करने के पश्चात ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। तब यह किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर हमें जाती हुई प्रतीत होगी, इसे कहेंगे प्रथम फोकस। तो प्रथम फोकस की डेफिनेशन है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली अथवा जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, उसे प्रथम फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस में प्रथम फोकस बाईं ओर होता है, तो अवतल लेंस में प्रथम फोकस दाईं ओर, मतलब राइट साइड में होता है। बी सेकंड, द्वितीय फोकस, सेकंड फोकस उत्तल लेंस, अवतल लेंस। हम इन दोनों पर ही प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। अब ये समांतर किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी उसे द्वितीय फोकस कहेंगे। जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण है, जब अपवर्तन होगा तो ये किरण जाना तो चाहिए था सीधे, लेकिन ये लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष की ओर झुकाएगा। अब अपवर्तन के पश्चात ये किरण मुख्य अक्ष के इस बिंदु से आ रही है, इसे कहेंगे द्वितीय फोकस। और अवतल लेंस किरणों को फैलाता है। जब अवतल लेंस किरणों को फैलाएगा तो ये ऊपर की ओर कर देगा। अब तो ये आगे की ओर मुख्य अक्ष को कहीं नहीं काटेगी। यदि हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो हमें ये किरण यहां से आती हुई प्रतीत होगी। तो इस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहेंगे। अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में, उसे द्वितीय फोकस कहती है। द्वितीय फोकस उत्तल लेंस में राइट साइड और अवतल लेंस में लेफ्ट साइड में होता है। और इस द्वितीय फोकस को ही हम मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। तो द्वितीय फोकस ही मुख्य फोकस कहा जाता है। तो पेपर में आगे कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस कहते हैं। तीसरा है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, अवतल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस और यह है अवतल लेंस। इस लेंस पर प्रकाश किरण इस प्रकार से डाली जाए कि बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए, उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। जैसे यदि इस उत्तल लेंस पर प्रकाश किरण इस तरह से डाली जाए, यदि लेंस पतला हो तो इसके सेंटर से जो किरण जाएगी ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, तो इस पॉइंट को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसी प्रकार अवतल लेंस में प्रकाशिक केंद्र यहां पर होगा। अब देखिए, अब हम प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम के बारे में चर्चा करेंगे। प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया था, उसी के आधार पर 3 नियम बनाए गए हैं
पहला नियम क्या है, जैसे उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इसका प्रथम फोकस इधर और अवतल लेंस में प्रथम फोकस इधर होता है। प्रथम नियम है कि प्रथम फोकस से चलने वाली अथवा प्रथम फोकस की ओर जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यदि उत्तल लेंस में प्रकाश किरण फोकस से जा रही है या अवतल लेंस में फोकस की ओर जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है, दूसरा नियम है हमारा, यहां F1 F2 अवतल लेंस में, इधर F1 और F2। दूसरा नियम यह है कि यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस से होकर जाएगी अथवा अवतल लेंस में द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम है, ये इसका प्रकाश केंद्र है उत्तल लेंस का, इसी प्रकार अवतल लेंस का ये प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो ये तीन नियम है प्रतिबिंब बनाने के। इन तीन किरणों में से हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणों को लेंगे। वे दो किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगी, उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे और प्रतिच्छेद बिंदु से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो अब हम प्रतिबिंब की स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए, पहले हम उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में डिस्कस करेंगे कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने की कितनी स्थितियां होती हैं, प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, कैसे वास्तविक बनता है या आभासी बनता है। तो सबसे पहले हम लेंगे कि नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर हो। यदि वस्तु अनंत पर है तो अनंत से आने वाली किरणों को हम समांतर लेते हैं। यहां पर हम दो समांतर किरणें लेंगे। अब देखिए, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र, द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस। हमने दो वस्तु अनंत पर है तो अनंत से आने वाली किरणें समांतर होंगी। हमने दो किरणें ले ली। एक किरण ले ली हमने प्रथम फोकस से, एक किरण ली प्रकाश केंद्र से। जैसा मालूम, प्रकाश केंद्र से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी और प्रथम फोकस से जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दोनों किरणें इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। इस बिंदु से मुख्य अक्ष पर लंब डाले तो ये द्वितीय फोकस पर आएगा। तो प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब हो गया वस्तु का। प्रतिबिंब बनेगा द्वितीय फोकस तल में, द्वितीय फोकस तल में वस्तु से छोटा, चूंकि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनना है तो मुख्य अक्ष के नीचे बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। दूसरी कंडीशन, जब वस्तु टू F1 से दूर हो, लेंस F1 2F1, इसमें इधर F2 2F2। वस्तु 2F1 से दूर है, वस्तु को हमने 2F1 से दूर लिया। एक किरण प्रकाश से केंद्र के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाएगी तथा
एक किरण ले लें हम प्रकाश से केंद्र से, एक किरण प्रकाश से केंद्र से लिए हमने, प्रकाश से केंद्र से आने वाली किरण सीधी निकल जाएगी। ये दोनों किरणें यहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं। इस बिंदु से मुख्य अक्ष पर आप लंब डाल दें और यह जो लंब होगा यही वस्तु का प्रतिबिंब होगा। ये प्रतिबिंब बनना है F2 और 2F2 के बीच, F2 तथा 2F2 के बीच उल्टा बन रहा है, छोटा होगा ये, और उल्टे प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, तो उल्टा, छोटा और वास्तविक। तीसरी कंडीशन है जब वस्तु 2F1 पर हो, जब वस्तु 2F1 पर हो, यदि वस्तु 2F1 पर है, F1 2F1, इसी मेथड F2 2F2, वस्तु 2F1 पर है, हम एक किरण समांतर लेंगे मुख्य अक्ष के, समांतर किरण फोकस से होकर जाएगी। एक किरण हम प्रकाश से केंद्र से ले लेते हैं, आप चाहे तो प्रकाश से केंद्र से ले लें, आप चाहे फोकस से ले लें, कोई सी भी दूसरी किरण ले लें। ये दो किरणें लेनी है हमें, और ये दोनों किरणें जहां प्रतिच्छेद कर जाएंगी अपवर्तन के बाद, वहीं से हम मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे। तो हमने प्रकाश से केंद्र से दूसरी किरण ली, प्रकाश से केंद्र से आने वाली किरण यहाँ प्रतिच्छेद करेगी और इस बिंदु से मुख्य अक्ष पर लंब डालें, यहाँ 2F2 पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर, 2F2 पर उल्टा बनेगा, समान आकार का बनेगा और वास्तविक होगा। फोर्थ कंडीशन देखिए, फोर्थ कंडीशन जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच में हो, यदि वस्तु F1 और 2F1 के बीच में है, F1 2F1, F2 2F2, वस्तु F1 F2F1 के बीच में, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर किरण फोकस से, एक किरण प्रकाश से केंद्र से, ये किरण यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस प्रतिच्छेद बिंदु से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दें, प्रतिबिंब बना 2F2 से दूर, प्रतिबिंब 2F2 से दूर, उल्टा, बड़ा तथा वास्तविक, 2F2 से दूर, उल्टा, बड़ा और वास्तविक। अगली कंडीशन, जब वस्तु F1 पर हो, अर्थात फोकस पर हो, वस्तु फोकस पर है, लेंस F1 F2, वस्तु फोकस पर है, F1 पर है, एक किरण हम समांतर लेंगे, समांतर किरण द्वितीय फोकस हो जाएगी, एक किरण लेंगे हम प्रकाश से केंद्र से, ये दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होंगी और समांतर किरणें अनंत पर मिलती हुई हमें प्रतीत होंगी, तब प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, बहुत बड़ा, उल्टा तथा वास्तविक। नेक्स्ट कंडीशन, छठी कंडीशन है कि जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच में हो, फोकस के बीच में हो, वस्तु लेंस और फोकस के बीच में है, F1 F2, वस्तु को हमने लेंस और फोकस के बीच में लिया, एक किरण समांतर, समांतर किरण फोकस से जाएगी, दूसरी किरण प्रकाश से केंद्र से लेंगे, ये किरण इस तरह, और लेंस से अपवर्तन के पश्चात इन दोनों किरणों के बीच की दूरी
बढ़ती चली जाएगी, आगे की ओर कहीं नहीं मिलेंगी। यदि हम इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये किरणें इधर मिलती हुई प्रतीत होंगी वस्तु की ओर। यह प्रतिबिंब आभासी होगा, हमें बनता हुआ प्रतीत होगा। तो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु की ओर सीधा, छोटा तथा आभासी। सीधा, छोटा और आभासी। अभी उत्तल लेंस के 6 कंडीशन होती हैं। इन 6 कंडीशन में से 5 कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 5 कंडीशन जैसे आपने देखा भी। और केवल एक ही स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है, जबकि वस्तु लेंस और फोकस के बीच में रखी हो। तो उत्तल लेंस से वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बन सकते हैं, लेकिन आभासी केवल तभी बनेगा जबकि लेंस और फोकस के बीच में रखा हो। और आभासी प्रतिबिंब यहां पर सीधा, यहां बड़ा होगा, सीधा बड़ा। तब देखिए ये आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु से बड़ा होता है, जबकि जो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं और बराबर भी हो सकते हैं। तो 6 कंडीशन में तो आपको याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब छोटे, बड़े और बराबर कोई भी स्थिति प्राप्त हो सकती है। यह डिपेंड करेगा वस्तु की स्थिति पर। जबकि आभासी प्रतिबिंब के लिए केवल एक ही कंडीशन है और वो आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु से बड़ा होता है। अब हम ये उत्तल लेंस की 6 कंडीशन है। अब हम अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अब हम अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब देखेंगे। देखिए, अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने की केवल 2 ही स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी? पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत पर हो, अवतल लेंस में यदि वस्तु अनंत पर है, इसमें आपको मालूम है F1 इधर, F1, F2, 2F1, F2, 2F2। वस्तु अनंत पर है, अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती हैं। यहां पर हम 2 समांतर किरणें लेंगे। एक किरण ली हमने प्रथम फोकस की ओर, दूसरी किरण हमने ली प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण तो सीधी निकल जाएगी, लेकिन प्रथम फोकस की ओर जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब ये दोनों किरणें जो निर्गत किरणें हैं, इनके बीच की दूरी यदि हम आगे की ओर बढ़ाएं तो इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। यदि हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएं, ये पीछे और ये पीछे, ये दोनों किरणें यहां पर काटेंगी। इस बिंदु से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब बनेगा द्वितीय फोकस तल में वस्तु की ओर सीधा, छोटा और आभासी। सीधा, छोटा और आभासी। दूसरी स्थिति, जब वस्तु लेंस तथा अनंत के बीच रखी हो। अनंत तथा लेंस के बीच में रखी है। अवतल लेंस F2, F1। वस्तु को आप कहीं भी रख दें। यहां पर मान लीजिए एक किरण हम समांतर लेंगे। समांतर किरण द्वितीय फोकस से हमें आती हुई प्रतीत होगी और एक किरण मुख्य प्रकाशिक केंद्र से, और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण सीधी निकल जाएगी। अब ये दोनों किरणें आगे की ओर बढ़ाने पर कहीं नहीं मिलेंगी, पीछे की ओर बढ़ाएं इन दोनों किरणों को तो ये किरणें इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और इस प्रतिच्छेद बिंदु से
मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा, लेंस तथा फोकस के बीच में होगा, लेंस तथा फोकस के बीच, सीधा, छोटा तथा आभासी, सीधा, छोटा और आभासी। अब देखिए यहां पर अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनने की ये दो ही स्थितियां होती हैं। दोनों ही स्थितियों में आभासी प्रतिबिंब बनता है, दोनों ही स्थितियों में छोटा प्रतिबिंब बनता है। अर्थात अवतल लेंस से सदैव सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। और दूसरी स्थिति जो है इसमें वस्तु का प्रतिबिंब सदैव लेंस और फोकस के बीच में बनेगा। और यदि वस्तु, इसी अवतल लेंस है, फोकस F2, यदि वस्तु यहां पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब सदैव वस्तु से आगे बनता है और छोटा बनेगा। तो यदि वस्तु की दूरी है 8 तो इस प्रतिबिंब की दूरी सदैव 8 सेंटीमीटर से कम ही होगी, क्योंकि प्रतिबिंब सदैव वस्तु से आगे बनता है, आभासी प्रतिबिंब। जबकि उत्तल लेंस में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के पीछे बनता है, अर्थात उस आभासी प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी से अधिक होगी। देखिए लेंस का सूत्र, जिसे लेंस मेकर फॉर्मूला भी कहते हैं, कि यदि जो भी दूरी ली जाएंगी वो सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से ली जाती हैं। तो लेंस से अर्थात लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, तो लेंस से वस्तु की दूरी को हम U से प्रदर्शित करते हैं, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को V से, और लेंस की फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी अर्थात मैंने कहा था द्वितीय फोकस को ही हम मुख्य फोकस कहते हैं, तो यहाँ द्वितीय फोकस दूरी होती है, उसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे। तो UVF में रिलेशन 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F, ये UVF में संबंध है। अब देखिए नेक्स्ट, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। आवर्धन का अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितने गुना बड़ा है। यदि प्रतिबिंब वस्तु से 4 गुना बड़ा है तो हम कहेंगे आवर्धन 4 है उसका। प्रतिबिंब वस्तु का आधा है तो हम कहेंगे आवर्धन 1/2 है। तो रेखीय आवर्धन हमें यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितने गुना बड़ा है। तो रेखीय आवर्धन निकालने के लिए हम उस प्रतिबिंब की लंबाई में वस्तु की लंबाई से बस भाग कर दें तो रेखीय आवर्धन आ जाएगा। तो रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करेंगे, तो m बराबर I/O, जैसा कि आपने दर्पण के फॉर्मूले देखा था कि दर्पण में भी आवर्धन I/O बराबर V/U, V/U, जैसे V प्रतिबिंब की दूरी और U वस्तु की दूरी। ये आवर्धन V और U के पदों में, यदि हम F और V के पदों में आवर्धन निकालें तो M बराबर F माइनस V/F, और यदि F और U के पदों में आवर्धन निकालें तो F/F प्लस U। ये देखिए आवर्धन के फॉर्मूले हैं। देखिए लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की पावर का अर्थ क्या है, पावर किसे कहते हैं। लेंस की क्षमता का अर्थ है किरणों को सिकोड़ने यानी अपसरित करने या अपसरित अर्थात फैलाने की क्षमता। लेंस जितना ज़्यादा किरणों को सिकोड़ेगा या जितना ज़्यादा किरणों को फैलाएगा हम कहेंगे लेंस की क्षमता उतनी ही
अधिक है, अर्थात किरणों को अपने मार्ग से विचलित जितना ज़्यादा करेगा वह उसकी क्षमता कहलाती है। अब जैसे आप यदि इस देखें, दो लेंस है हमारे पास, एक ये और एक ये। पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी और मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है। यदि यहाँ पर दोनों ही लेंसों पर हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित करें तो समांतर किरण फोकस से जाएगी, तो ये किरण फोकस से जाएगी और यह किरण भी फोकस से जाएगी। यहां पर इन दोनों लेंसों की तुलना करें तो इस लेंस ने किरण को ज्यादा सिकोड़ा है, अर्थात इस लेंस की क्षमता अधिक होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि लेंस जितना मोटा होगा उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। दूसरा, फोकस दूरी इसकी कम है, इसकी क्षमता ज्यादा है, इसकी फोकस दूरी ज्यादा है, क्षमता कम है, यानी फोकस दूरी का उल्टा जो होगा वो क्षमता कहलाता है। तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, अर्थात 1/4 फोकस दूरी, 1/4 फोकस दूरी बराबर क्षमता, लेंस की क्षमता। फोकस दूरी को स्मॉल f से, क्षमता को p से, फोकस, और यह फॉर्मूला कब लागू होता है? जबकि फोकस दूरी मीटर में हो। तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो। और इस क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। जब डायोप्टर को d से प्रस्तुत करते हैं, यदि फोकस दूरी 1 मीटर ली जाए तो 1/1 एक डायोप्टर आएगी, अर्थात यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। अब यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में मापी जाए, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो लेंस की क्षमता P बराबर 100/f सेंटीमीटर, तो ये होगा डायोप्टर। अब देखिए, यदि दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों तो उनकी फोकस दूरी हम कैसे निकालेंगे? जैसे एक लेंस, दूसरा लेंस, इसी प्रकार ये हो सकता है एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस, अर्थात ये दोनों लेंस कैसे भी हों, इनकी फोकस दूरी f1 f2 है। तो यदि दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में हों तब उस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, यहां पर हम निकाल रहे हैं, संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। तो यदि एक लेंस की फोकस दूरी f1, दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 हो तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f = 1/f1 + 1/f2। और क्षमता जैसा आपको मालूम है 1/f1 बराबर P1। यदि पहले लेंस की फोकस दूरी है f1 तो उसकी क्षमता हो गई 1/f1 अर्थात P1। दूसरे लेंस की क्षमता 1/f2 अर्थात P2। और 1/f है इस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, तो 1/f होगा इस संयुक्त लेंस की क्षमता, क्योंकि P बराबर 1/f, तो संयुक्त दो लेंसों की संयुक्त क्षमता P बराबर P1 + P2 और दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी 1/f = 1/f1 + 1/f2। अब लेंस की फोकस दूरी और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है? देखिए, लेंस की फोकस दूरी तथा अपवर्तनांक में संबंध, अपवर्तनांक में संबंध। लेंस की फोकस दूरी f और अपवर्तनांक n, तो इनका रिलेशन है 1/f =
n माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, जहां n तो हो गया उस लेंस का अपवर्तनांक, R1 और R2 हैं उस लेंस की वक्रता त्रिज्या, क्योंकि लेंस में दो पृष्ठ होते हैं, कोई भी लेंस हो, चाहे अवतल हो या उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। R1 इसकी गोला पूरा करेंगे, इसकी त्रिज्या R1 और इस दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या R2। इसी प्रकार इसकी भी R1 R2 लेंगे हम। यहां पर n अपवर्तनांक है और f इस लेंस की फोकस दूरी है। ये देखिए, यदि किसी लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे हम लेंस है, लेंस को द्रव में डुबा दें या लेंस को वायु में रखें तो उनकी लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर लेंस किसकी तरह व्यवहार करेगा, किसकी तरह व्यवहार करेगा, अर्थात यदि उत्तल है तो क्या वो उत्तल की तरह कार्य करेगा। ये देखने के लिए हमने कहा आपसे कि लेंस का अपवर्तनांक हमने n ले लिया और द्रव का अपवर्तनांक nl, लिक्विड। तो लेंस का अपवर्तनांक n ले लिया और द्रव का अपवर्तनांक हमने nl लिया। इसमें तीन स्थितियां हैं कि या तो लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से अधिक हो या बराबर हो, या फिर लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कम हो। आप पहली स्थिति हम लेते हैं कि लेंस का अपवर्तनांक अर्थात n ग्रेटर देन nl, n ग्रेटर देन nl का अर्थ है कि लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से अधिक है, अर्थात लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया गया जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है, तो तब लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी तथा प्रकृति वही रहेगी, प्रकृति वही रहेगी। अर्थात यदि लेंस उत्तल है तो उत्तल ही रहेगा, लेंस अवतल है तो अवतल की ही तरह ही कार्य करेगा, केवल अंतर उसकी फोकस दूरी में होगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। जैसे पानी में यदि हम कांच के लेंस को डुबो दें तो कांच का अपवर्तनांक हमें मालूम है, कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि कांच तो ठोस है, तो कांच का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कम है, तो लेंस का अपवर्तनांक अधिक है, द्रव का अपवर्तनांक कम है, तो ये उत्तल लेंस है तो ये उत्तल की तरह ही काम करेगा, लेकिन बस इस लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, दूसरी स्थिति ये है कि n बराबर nl, अर्थात लेंस का जो अपवर्तनांक है n, लेंस का अपवर्तनांक nl यानी लिक्विड का अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक के बराबर हो जाए, यानी हमने लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जिसका कि अपवर्तनांक लेंस के ही अपवर्तनांक के बराबर है, तब लेंस अदृश्य हो जाएगा, अर्थात उस द्रव में आपको लेंस दिखाई नहीं देगा। जैसे हम आपसे कहते हैं कि एक बाल्टी में एक मग्गा पानी डाल दिया, अब आप उस पानी को निकालिए जो आपने एक मग्गे से डाला है, अब आपको वो नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो तो मिक्स हो गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो पानी पहले था और जो आपने डाला दोनों के अपवर्तनांक समान हैं। इसी प्रकार से यदि लेंस का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक समान हो जाए तो वह उसमें अदृश्य हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। और तीसरा, यदि n लेस देन nl, अर्थात लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कम है, लेंस का अपवर्तनांक द्रव का अपवर्तनांक से कम है, तब लेंस की प्रकृति बदल जाएगी, अर्थात यदि उत्तल लेंस है
तो वह अवतल की तरह काम करेगा, और यदि अवतल है तो उत्तल की तरह काम करेगा। जैसे यदि आप देखें पानी में हवा का बुलबुला, पानी में और हवा का बुलबुला देखेंगे तो हम हवा का बुलबुला गोल होगा। यदि हवा का बुलबुला है, इसके अंदर वायु भरी हुई है, यदि हम बाहर से इसको देखें तो इसका ये उभरे हुए दोनों पृष्ठ की तरह काम करेगा, तो ये उत्तल लेंस की तरह बना। लेकिन चूंकि इसके अंदर वायु, इसके अंदर जो माध्यम है वो वायु है और बाहर द्रव है, यानी कि ये जो लेंस की तरह काम करेगा, इसके अंदर का माध्यम का अपवर्तांक बाहर के अपवर्तांक से कम है, तो यह वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। देखिए अगला है हमारा लेंस की फोकस दूरी के लिए, लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। न्यूटन ने एक सूत्र दिया कि यदि जैसे ये लेंस है, इसका प्रथम फोकस यहां पर, द्वितीय फोकस ये रहा, हम जो भी दूरी लेते हैं लेंस में वो प्रकाश से किन से ली जाती है, लेकिन न्यूटन ने सूत्र दिया कि प्रथम फोकस, यदि प्रथम फोकस है, प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x हो तथा द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी y हो। प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी y हो, तो इस लेंस की फोकस दूरी f बराबर अंडर रूट एक्स वाई। लेंस की फोकस दूरी f बराबर अंडर रूट का एक्स वाई। अगली हेड विस्थापन विधि द्वारा, विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। विस्थापन विधि में यदि हम दो पिन लें और इनके बीच की दूरी इस प्रकार रखी जाए कि इनके बीच रखे लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक हो, अर्थात यदि इस लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इन दोनों पिनों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर से अधिक हो, यानी कि दोनों पिनों के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक रखी जाए। तब इस लेंस की 2 स्थितियों में हम इन पिनों को स्थिर रखेंगे। इस लेंस की 2 स्थितियों में इस पिन का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब इसके ऊपर बनता है। एक स्थिति तो ये हो गई। दूसरी, यदि इस लेंस को सरकाना शुरू करें, एक स्थिति ऐसी आएगी, फिर यहां पर प्रतिबिंब, इस पिन का प्रतिबिंब इस पर बनेगा। पहली स्थिति में प्रतिबिंब ये रहा, पहले इस तरह से बनेगा, पहले जब लेंस इस स्थिति में है तब इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब इतना बड़ा होगा, और यदि जब इस लेंस को विस्थापित करेंगे तब इस स्थिति द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब ये हुआ। इस पहले वाले प्रतिबिंब की लंबाई I1 हमने ली, दूसरे वाले प्रतिबिंब की लंबाई I2 हो, तो यदि हमें विस्थापन विधि द्वारा इस वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की लंबाइयां ज्ञात हों, तब वस्तु की लंबाई O बराबर अंडर रूट I1 I2 होगी। और यदि पहली स्थिति में आवर्धन M1 और दूसरी स्थिति में आवर्धन M2 हो, तब M1 M2 बराबर 1, अर्थात यदि पहली स्थिति में प्रतिबिंब बना 4 गुना, M1 का मान 4, तो M2 बराबर, तो दूसरी स्थिति में आवर्धन होगा 1/4, चौथाई बनेगा। पहली स्थिति में आवर्धन है 2, तो दूसरी स्थिति में आवर्धन 1/2। इस स्थितियों में यदि पहली स्थिति में वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v हो,
तो दूसरी स्थिति में ये दूरियां पलट जाती हैं, अर्थात दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी हो जाती है v और वस्तु की दूरी हो जाती है, सॉरी, वस्तु की दूरी आती है v और प्रतिबिंब की दूरी u रह जाती है। अर्थात यदि पहली स्थिति में वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर हो, तो दूसरी स्थिति में वस्तु की दूरी 30 और प्रतिबिंब की दूरी 10 रह जाएगी, यानी ये दूरी आपस में पलट जाती हैं। और इन दोनों पिनों के बीच की दूरी को हम a से प्रदर्शित करते हैं, तथा इस लेंस का जो विस्थापन है इसको d से प्रदर्शित किया जाए, तब इस लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है f बराबर a² माइनस d² अपॉन 4a। देखिए, अब हम लेंस में चिन्ह कैसे लें, u, v, f, m, इनके चिन्ह, क्योंकि लेंस के सवालों में जो भी मान दिए होते हैं उसमें चिन्ह का बहुत बड़ा महत्व है। तो आपको चिन्ह पता होने चाहिए कि हम प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं उसके मान के आगे। यदि चिन्ह सही नहीं होगा तो आंसर बिल्कुल गलत होगा। इसीलिए चिन्ह कैसे लिए जाएंगे, इसके लिए आपको पूरी थ्योरी पता होनी चाहिए कि प्रतिबिंब वस्तु कहाँ हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आभासी बनता है या वास्तविक बनता है। तो उसके बारे में हम आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दें कि जैसे आपको अभी हमने कहा कि उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। वास्तविक बनता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों बनते हैं। उत्तल लेंस द्वारा बना वास्तविक प्रतिबिंब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर हो सकता है, जबकि उत्तल लेंस के द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु से बड़ा होगा, सदैव बड़ा होता है। और ये स्थिति कब होती है, जबकि वस्तु लेंस और फोकस के बीच में रखी हो। और अवतल लेंस से केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। अवतल लेंस से केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा और अवतल लेंस से बना आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा होता है। जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में दर्पण के लिए साइन कन्वेंशन का चार्ट बनाया था, इसी तरह हम यहां पर लेंस के लिए लेंगे। जैसे हमने उसमें कहा था उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस, इनके प्रकाश के केंद्र को हम मुख्य प्रकाश के केंद्र को मूल बिंदु पर ले लेते हैं। इसका प्रकाश के केंद्र यह मूल बिंदु, और जैसे आपको मैथ में मालूम है कि मूल बिंदु के इधर की दूरी प्लस में, इधर माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, इसी प्रकार हम इस लेंस में लेंगे कि लेंस के इधर की दूरी नेगेटिव, इधर दूरी पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, जबकि वस्तु हम सदैव इधर मानेंगे लेंस के बाईं ओर। इसी प्रकार हम अवतल लेंस में भी इसके भी प्रकाश के केंद्र को मूल बिंदु पर लिया, इधर प्लस माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। या फिर हमने दर्पण में भी एक और नियम बताया था कि प्रकाश के चलने की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, और प्रकाश की दिशा सदैव वस्तु से लेंस की ओर ली जाएगी। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक, मुख्य अक्ष से नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो कोई सा भी आप नियम ला सकते हैं। अब हम यहाँ पर चिन्ह लेने का तरीका बता रहे हैं कि चिन्ह कैसे लिए जाएंगे। कि वस्तु की दूरी u का मान हमेशा माइनस में लिया जाएगा, चाहे अवतल लेंस हो या उत्तल हो। वस्तु की लंबाई हमेशा प्लस में ली जाएगी, क्योंकि वस्तु सदैव मुख्य अक्ष के ऊपर मानी जाती है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस,
उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव प्लस में ले जाएगी, क्षमता भी प्लस में होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव माइनस में, तो क्षमता भी माइनस में होगी। उत्तल लेंस से वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, यदि वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर बनते हैं और ये सदैव मुख्य अक्ष के नीचे बनते हैं, अर्थात उल्टे बनते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी प्लस में ली जाएगी, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे बनेंगे तो आई की वैल्यू माइनस में ली जाएगी और वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन भी माइनस का होगा। लेकिन आभासी प्रतिबिंब के लिए आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु की ओर बनते हैं लेंस में, तो आभासी प्रतिबिंब की दूरी माइनस में ली जाएगी। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं तो आई का मान धनात्मक लिया जाएगा और आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन भी प्लस में होगा। जबकि अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं, तो अवतल लेंस के लिए V का मान नेगेटिव, I का मान पॉजिटिव और M का मान पॉजिटिव। तो लेंस के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले आपको इन चिन्ह के बारे में अवश्य पता होना चाहिए और यही पता होना चाहिए कि ये प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, लेंस वस्तु की ओर बनना है या दूसरी ओर बनना है। तो ये सभी स्थितियां, ये पूरे चैप्टर की आपको थ्योरी क्लियर है तो लेंस के क्वेश्चनों को करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है।